आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसको हम हिंदी में वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता क्या है। अब इसमें उसको करने से भी पहले हमको क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला पूछा जाता है एमएनसी का फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म हमको दिख गया, तो यहाँ से शुरू कर देना है तैयारी करना। सबसे पहला एमएनसी का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। इसको हम हिंदी में कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी। दूसरा क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, तो एक एमएनसी जो होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो होता है, अब इसका नाम क्या है, मल्टीनेशनल, हिंदी में बोलते हैं बहुराष्ट्रीय, यानी एक से ज़्यादा देश में, इसका मतलब ये हुआ ना। तो एमएनसी एक ऐसी कंपनी होगी जो एक देश से ज़्यादा देश के अंदर ऑपरेट करेगी, एक देश से ज़्यादा देश के अंदर प्रोडक्शन को, उत्पादन को कंट्रोल करेगी। तो ऐसी कंपनी को हम एमएनसी कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। तो अब हमने बता दिया ये होता क्या है, पहला काम फुल फॉर्म, दूसरा काम होता क्या है। अब किस तरह से ये काम करती है, तो एमएनसी क्या करेगा, वो अपने ऑफिसेज सेट करेगा, अपने ऑफिसेज, फैक्ट्रीज़, इसका पूरा सेटअप करेगा ताकि वो प्रोडक्शन कर पाए अलग अलग इलाकों में। ठीक है, अब वो ऐसे इलाके में ये काम करना चाहेगा जहाँ पे उसको सस्ता लेबर मिल जाए। ठीक है, यानी सस्ता श्रम मिल जाए, लोग कम पैसे पे काम करने को तैयार हो जाएं। इसके अलावा सस्ता बाकी रिसोर्स भी मिल जाए जो प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्शन करने के लिए, और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कच्चा माल, बाकी और भी जो चीज़ें, वो सब उसको सस्ता मिल जाए। अब वो ऐसा क्यों करेगा, वो ऐसे इलाके में सेट करेगा जहाँ पे ये सब चीज़ उसको मिल जाए सस्ते दाम पे। वो ऐसा इसलिए करेगा ताकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए। हमको पता है जब ऐसा होता है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें, तो प्रोड्यूसर किस लिए प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रोड्यूस करता है ताकि उसको प्रॉफिट हो। अगर एक प्रोड्यूसर को प्रॉफिट अर्न करना है तो उसे कोशिश करनी पड़ेगी कि कम से कम दाम पे उसका सामान बन जाए। ठीक है, उसकी कॉस्ट, उसकी लागत कम से कम आए। अगर कॉस्ट कम आएगी तो वो ज़्यादा बेनिफिट कमा पाएगा। ठीक है, तो वो कॉस्ट कम करने के लिए कोई तरीका ढूंढेगा। तो पहला तो यही है कि वो खोजेगा कि कहाँ पे उसको सस्ता काम करने वाले मिल जाएंगे और बाकी रिसोर्स मिल जाएंगे। ओके, अब देखो इसमें क्या डिफरेंट है। इसमें यह है कि जो हम सब जानते हैं कि आज की डेट में अगर एक सामान एक कंट्री के अंदर बनाए तो वो वर्ल्ड में हर जगह अवेलेबल है, सब जगह मिल जाता है। ठीक है, पर ये भी, अब ये क्या अलग बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इसके अलावा आज की डेट में हम ये देखेंगे कि जो सामान है, जो सामान बन रहा है, वो सामान भी कई बार एक देश में नहीं बनता। एक सामान भी अगर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो भी सिर्फ एक देश में नहीं बन रहा। कई बार ऐसा होगा उस सामान के जो पार्ट्स होंगे, कोई पार्ट किसी कंट्री में, कोई पार्ट किसी और कंट्री में, इस तरह से होगा। तो आज की डेट में गुड्स और सर्विस जो हैं वो ग्लोबली प्रोड्यूस होते हैं, वो सिर्फ एक ही कंट्री में प्रोड्यूस हो ऐसा कम होता है। ठीक है, अक्सर ऐसा होगा कि एक ही सामान बनने के लिए अलग अलग कंट्री से जहाँ पे जो चीज़ सस्ती पड़ी वो काम करा लिया गया। ठीक है, तो एक चीज़ का मैन्युफैक्चर सिर्फ एक कंट्री पे ना हो सकता है एक से ज़्यादा कंट्री पे डिपेंड करता हो। अब पहली बात यही बता दी कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर ढूंढा जाता है कि कौन सा वाला काम कहाँ पे सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें किसी सामान का प्रोडक्शन करना है, उस सामान को बेचना है, तो पहले तो हमको उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो हमको रॉ मटेरियल चाहिए, बाकी सब चाहिए। प्रोडक्शन कर भी दिया, अब हमें लोगों को अवेयर भी करना होगा, तो एडवर्टीज़मेंट करनी होगी। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारा प्रोडक्शन का प्रोसेस है, बहुत कुछ करना होगा। तो अब क्या होता है, अलग अलग सर्विस अलग अलग जगह से ली जा सकती है। जैसे इंडिया बहुत ही पॉपुलर है कॉल सेंटर की सर्विस के लिए। ठीक है, तो इंडिया कॉल सेंटर की सर्विस प्रोवाइड कर पाता है और सस्ते दाम पे, तो ये काम इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कहीं और का होगा बट इंडिया में उसका कॉल सेंटर होगा, तो ऐसा भी पॉसिबल है। बस कोशिश की जाएगी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए।
अब चाइना बहुत ही फेमस है चीप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बहुत सस्ता सामान बनाने के लिए चाइना सबसे ज़्यादा फेमस है। उसका प्राइस क्योंकि इतना चीप होता है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा उसका सामान बिकता भी है। ठीक है, तो ये हो गया है। ईस्टर्न यूरोप वेस्टर्न वाले से पास है, और वेस्टर्न वाले का इस्तेमाल मार्केट के तौर पे किया जा सकता है कि यहाँ पे सामान कर दिया मैन्युफैक्चर, यहाँ पे आके बेच दिया, यहाँ पे सामान मैन्युफैक्चर कर दिया, यहाँ पे आके बेच दिया। ठीक है, तो वो कहते हैं क्योंकि मेक्सिको और ईस्टर्न जो यूरोप है वो पास में है यूएस और यूरोप के जो वेस्टर्न वाला पोर्शन है, इस वजह से ये दोनों इलाके इम्पॉर्टेंट हैं। अब इंडिया की बात तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इंडिया कह रहे हैं दो चीज़ों में बहुत ही कमाल है। एक है जो यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हैं, काफ़ी कार्यकुशल हैं। दूसरी चीज़ है कि इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग यूथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम एक्चुअली बात करें तो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो इंडिया में इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इंडिया वो कॉल सेंटर वाली कस्टमर केयर वाली सर्विस प्रोवाइड कर पाता है अलग अलग कंट्रीज़ को। ठीक है, तो अगर अब किसी एक एमएनसी को अपना काम बांटना होगा तो वो क्या करेगा, वो देखेगा यहाँ पे सस्ता प्रोडक्शन है, इसको वैसे चूज़ करेगा। फिर देखेगा इसको मार्केट के तौर पे अगर हमें यहाँ सामान बेचना है तो हम यहाँ पे अपना कोई यूनिट सेट कर सकते हैं ताकि पास हो बेच सके। अब उसे कॉल सेंटर की सर्विस चाहिए तो इंडिया को अप्रोच कर सकता है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है और सस्ते दाम पे काम कर देगा। तो इस तरह से होता है कि काम को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि सस्ते से सस्ता प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसको अच्छे से करने की ज़रूरत होती है। ये है कि अगर आप एक एमएनसी सेट करोगे, अगर कोई एक एमएनसी सेट करना चाहता है तो उसके लिए एक आइडियल लोकेशन क्या होगा, एक आदर्श लोकेशन क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ मार्केट के पास में होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे भी एक एमएनसी कोशिश करेगा अपना सेटअप करने की, वो देखेगा वो इलाका मार्केट के पास हो ताकि सामान बेचा जा सके। दूसरा, वो चाहेगा कि उस एरिया में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह का लेबर सस्ते दाम पे मिल जाए। स्किल्ड लेबर भी चाहिए हमें प्रोडक्शन के लिए, जिनको काम बहुत ज़्यादा आता हो, पढ़े लिखे काफ़ी, ठीक है, ट्रेंड लोग, और कुछ अनस्किल्ड भी चाहिए। ठीक है, ये होते हैं कार्यकुशल और जो कार्यकुशल नहीं है। तो अनस्किल्ड भी चाहिए मैनुअल वर्क के लिए, कुछ उठाना है, सामान वामान यहाँ वहाँ करना है, तो उसके लिए, तो प्रोडक्शन के लिए हमें दोनों तरह का लेबर रिक्वायर्ड है। तो जहाँ पे इसको सेट किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि वो सस्ते दाम पे मिले। तीसरी चीज़ है कि जहाँ पे बाकी फैक्टर्स जो हैं, प्रोडक्शन के और फैक्टर्स भी तो है ना, जिन जिन चीज़ों को मिला के प्रोडक्शन पॉसिबल होगा, बाकी जितनी भी चीज़ें और रिक्वायर्ड हैं वो सब भी वहाँ पे मिल पाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम ऐसी जगह पे प्रोडक्शन यूनिट सेट कर दें जहाँ पे हमें कुछ सामान अवेलेबल ना हो जो हमें रिक्वायर्ड हो प्रोडक्शन के लिए। तो सब कुछ अवेलेबल हो, और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेवरेबल हों। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उनके अनुकूल हों। यानी अगर मानो कोई कंट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ स्ट्रिक्ट हैं, वो ठीक है एमएनसीज़ को नहीं चाहते अपने कंट्री के अंदर, तो वो कई बार स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ अपनाते हैं। ठीक है, तो और नहीं उनको एनकरेज करते हैं कि वो उनकी कंट्री में जाएं। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि ना जैसे मानो अगर कोई कंट्री ऐसा है जहाँ पे लेबर लॉज, जो श्रम रिलेटेड कानून है, अगर बहुत ही सख्त हैं, तो अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि हमारे देश में अगर आपको काम करना है, एमएनसी को अगर आपको हमारे देश में काम करना है तो आपको इन सब रूल्स को फॉलो करना ही होगा। ठीक है, नहीं तो कोई पेनल्टी या कुछ ऐसा हो जाएगा, आपको फॉलो करना ही होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एमएनसी डिस्करेज हो जाएगा ऐसे कंट्री में काम करने के लिए, जहाँ पे बोला जाए कि अगर मानो ठीक है कहीं पे कर दिया, बोला जाए आपको कम से कम इतने पैसे देने पड़ेंगे, आप सिर्फ इतने घंटे काम करा सकते हो, आपको छुट्टी देनी ही पड़ेगी सर्टेन डेज़ पे, ओवर टाइम नहीं करा सकते। अगर ऐसी कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट रख दे और स्ट्रिक्टली रख दे तो कई सारे एमएनसीज़ ऐसे कंट्री में नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, वो ऐसे कंट्री में जाएंगे जहाँ पे लेबर लॉज नहीं हो ज़्यादा, तुम कुछ भी पैसे दे रहे हो, काम चल पा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा काम भी करा पा रहे हो, छुट्टी भी नहीं दे रहे तो चल रहा है। तो जो होंगे एमएनसीज़ वो ऐसे कंट्रीज़ में जाने को वो होंगे।
तो हमारे लिए हमको लगेगा ये फेवरेबल नहीं है, ये गलत चीज़ है, ये सब गलत चीज़ है, ठीक है। पर इन कंपनी को तो फ़ायदा होगा ना। तो कंपनी ऐसे देशों में, ठीक है, सेटअप करना चाहेगी जहाँ पे ऐसी चीज़ें ना हों, जहाँ पे सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो सब इनके फेवर में हों, और वो सारी चीज़ें इनके प्रोडक्शन के कॉस्ट को कम करने में हेल्प करे, ठीक है, प्रोडक्शन की कॉस्ट को बढ़ाए नहीं। इन्वेस्टमेंट, इसको हम कहते हैं विदेशी निवेश। तो विदेशी निवेश क्या होता है, इसको जानने से पहले हम देखेंगे निवेश क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो पैसा खर्च किया जाए एसेट्स को खरीदने पे, परिसंपत्तियों को खरीदने पे, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऐसी चीज़ें, एसेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हम एक बार जिस पे पैसा खर्च करेंगे और वो बहुत लंबा चलने वाली है, बहुत सालों तक हमको बेनिफिट देगी। तो इसमें क्या क्या आ गया, लैंड आ गया, ठीक है, बिल्डिंग आ गया एंड मशीन। तो लैंड, बिल्डिंग एंड मशीन। इसके अलावा और क्या, बाकी कोई इक्विपमेंट आप ख़रीदना चाहो, कोई उपकरण वगैरह ख़रीदना है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो उसको हम निवेश कहेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी लंबा इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हुआ, जब इन्वेस्टमेंट एक एमएनसी करे, हमारे देश में कोई एमएनसी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, एक ऐसा एमएनसी है दूसरे देश में इस्टेब्लिश्ड है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमारे देश में, तो हम उस इन्वेस्टमेंट को अपने देश के लिए बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो ख़त्म बात। अब ये आज का लास्ट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है किस किस तरह से, और ये बुक की बैक साइड में भी गिवन है, ठीक है, पर इसको आंसर किस तरह से करना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। इसके आंसर बहुत ज़्यादा अच्छे तो मैं नहीं देख रही हूँ किसी के पास, ठीक है। तो किस तरह से आंसर करना है उसको देखेंगे। इसमें पूछा है कि किस किस तरह से एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है और इसका कैसे आंसर करना है वो हमको पता रखना है। सबसे पहली बात हम बोलते हैं कि एक जो एमएनसी है, कौन कौन से तरीके हैं सब ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज़, एक एमएनसी जो है वो क्या करती है, वो फैक्ट्रीज़ और ऑफिसेज़ सेट करती है प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए दूसरे कंट्री में, जहाँ पे उसको एक आइडियल लोकेशन मिल जाए, ठीक है। एक एमएनसी क्या करेगी, पहला काम ये कर सकती है कि कोई ऐसा कंट्री ढूंढे जहाँ पे वो अपना, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट सेट करना चाहेगी, तो वहाँ पे फैक्ट्री, ऑफिस, सब कुछ वो सेट कर देगी। तो उस कंट्री के अंदर फिर वो एक आइडियल लोकेशन ढूंढेगी कि उस कंट्री में भी कहाँ पे कौन सी लोकेशन सबसे आइडियल है, ठीक है। अब हमने जान ही लिया है आइडियल लोकेशन यानी आदर्श लोकेशन का क्या मतलब हुआ, जहाँ पे उसको सब कुछ उसके हिसाब का मिल जाए, उसको सस्ते दाम पे लेबर मिल जाए, उसको सस्ते दाम पे जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, कच्चा माल है वो मिल जाए, ये सारी चीज़ें उसको मिल जाए और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेवरेबल हों। तो पहला काम ये है, एक एमएनसी आइडियल लोकेशन ढूंढेगा और वहाँ पे जाके अपने फैक्ट्रीज़, ऑफिसेज़ वगैरह सेट कर देगा दूसरे कंट्री के अंदर। एक तरीका ये हो गया। और क्या कर सकता है, दूसरा तरीका वो ये कर सकता है कि जिस देश के अंदर वो ऑपरेट करना चाह रहा है, उस देश की जो लोकल कंपनी है ऑलरेडी, उनके साथ जॉइंटली वर्क करे, मिल के काम करे, ठीक है। तो एक कंट्री जिसके अंदर ये चाह रहा है जाना, वहाँ पे प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, तो वहाँ पे जो ऑलरेडी एक लोकल कंपनी है जो वैसा काम करती है, उसके साथ में मिल के ये काम कर सकता है। एक काम ये कर सकता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा, जैसे अगर हमारे देश में कोई एमएनसी हमारी देश की लोकल कंपनी के साथ जॉइंटली प्रोडक्शन करना चाह रहा है, तो हमारे देश को क्या फ़ायदा हुआ, हमारे देश को फ़ायदा होगा कि उस एमएनसी के आने से एडिशनल इन्वेस्टमेंट आएगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे देश में, ठीक है, कुछ नई मशीन्स जो कि ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्शन करना जिससे पॉसिबल हो, ऐसी कुछ चीज़ें हमारे देश में आएंगी, ठीक है। दूसरा बेनिफिट हमको ये होता है कि इससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है प्रोडक्शन का, वो भी हमको मिल सकता है। एक तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आ जाता है और दूसरा है टेक्नोलॉजी आ जाएगी दूसरे देशों की, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन के लिए। तो ये डबल बेनिफिट हमको इससे हो सकता है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी करना है अलग से भी।
तीसरी चीज़ है कि वो क्या कर सकते हैं, अगर किसी देश के अंदर पहले से कोई वही काम करने वाली कंपनी है जिस चीज़ की एमएनसी है, ठीक है, एक एमएनसी चाह रही है किसी एक नए देश में ऑपरेट करना, तो वो उस नए देश के अंदर जो ऑलरेडी एक लोकल कंपनी काम कर रही है उसको खरीद सकती है। तीसरा काम ये हो जाएगा, ठीक है। पहला काम, नई कंट्री के अंदर सब कुछ आप खुद ढूंढो और अपना ऑफिस सेट करो, ये वाला काम। दूसरा काम, नए देश के अंदर जो कंपनी है उसके साथ में मिल के काम कर लो। तीसरा काम, नए देश में जो कंपनी है उसको आप खरीद लो, ये हो गया। और लास्ट तरीका हो सकता है वो ये होता है जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि अगर एक एमएनसी है, ठीक है, अब ये क्या करती है, ये सारा सामान खुद से प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है, ये एक सामान बनाती है, उस सामान को बनाने के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक है। मोबाइल बनाती है तो मोबाइल बनाने के लिए भी मोबाइल के पार्ट्स होंगे ना, अलग अलग, बैटरी चाहिए, बाकी पार्ट्स चाहिए, तो उसको अलग अलग पार्ट्स बनाने होंगे। तो अब क्या होगा, कुछ काम यहाँ से करा लिया, कुछ काम वहाँ से करा लिया, ऐसा, ठीक है। जो शूज़ बनाने वाली कंपनीज होती हैं तो शूज़ के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सोल होगा, लेस होगा, बाकी सारी चीज़ें। तो कोई पार्ट किसी कंट्री को दे दिया, कोई काम किसी कंट्री को दे दिया, ऐसा, जहाँ पे जो सस्ता हो जाए, कॉस्ट पता करिए उन कंट्रीज से और जहाँ पे जो सस्ता हो जाए। तो एक तरीका ये हो सकता है कि एक एमएनसी खुद से किसी कंट्री में ना जाए, ना वो लोकल कंपनी को ख़रीदे, ना ऐसा कुछ भी करे, बस वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर दे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे जो सस्ता हो। अब ये कंट्रीज़ काम करके वापस दे देंगे इसको और ये अपने कंट्री में वो सामान रेडी और उस पर ब्रांड का नाम लगा के उसको बेच देगा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। दैट्स इट, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट उसमें कर लेंगे।